आज हमारे हाथ भौतिकी का एक ऐसा विषय लगा है जिसके बारे में हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, पर शायद ऐसा है नहीं। विषय है बल, यानी फोर्स। हमारे पास एक काफी गहरा लेक्चर है जो इस एक शब्द को परत दर परत खोलता है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक साधारण धक्के से शुरू करके ये समझने तक कि हमारे ग्रह अपनी कक्षा में कैसे टिके रहते हैं। ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं और उस कहानी का हीरो है बल। बिल्कुल। और ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। हम सब स्कूल में रट लेते हैं कि बल चीजों को धकेलता है, पर आज हम देखेंगे कि बल चीजों को घुमाता कैसे है, उन्हें एक जगह पर संतुलित कैसे रखता है और कैसे वो चीजों को एक गोल चक्कर में भी घुमा सकता है बिना उनकी रफ्तार बदले। स्रोत हमें इन सभी पहलुओं की एक नई गहरी समझ देता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। बल आखिर है क्या? मैं तो सीधे F=ma पे पहुंच जाता हूं, पर स्रोत इसे कहीं और से शुरू करता है, संवेग यानी मोमेंटम से। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। हम तो स्कूल से F=ma पढ़ते आए हैं। क्या ये दोनों एक ही बात है या न्यूटन का आइडिया कुछ और था जो हमसे छिपाया गया? हाँ, नहीं नहीं, कुछ छिपाया नहीं गया, बस इसे सरल बना दिया गया है। और मजे की बात यह है कि हम सब F=ma रटते हैं, पर न्यूटन ने इसे ऐसे कभी नहीं लिखा। उन्होंने असल में कहा था कि बल संवेग में बदलाव की दर है। संवेग, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, किसी भी चलती हुई चीज के द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी वेलोसिटी का गुणनफल है। अगर कोई चीज भारी है या तेज चल रही है तो उसका संवेग ज्यादा होगा। लेकिन F=ma और संवेग में बदलाव ये अलग कैसे हैं? ये वहां अलग हो जाते हैं जहां चीजों का द्रव्यमान बदल रहा हो। एक रॉकेट का उदाहरण सोचिए। जब वो उड़ता है तो वो लगातार अपना ईंधन जलाकर पीछे फेंकता है, मतलब उसका द्रव्यमान हर पल कम हो रहा है ना? ऐसी स्थिति में F=ma पूरी कहानी नहीं बता पाता। लेकिन न्यूटन का संवेग में बदलाव वाला आइडिया वो तब भी 100% काम करता है। ये ज्यादा गहरा और ज्यादा ताकतवर विचार है। F=ma बस उसका एक स्पेशल केस है। वाह! तो मतलब जो हम पढ़ते हैं वो बस आधी कहानी है। और हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि बल में सिर्फ कितना जोर लगाया ये जरूरी नहीं, बल्कि किस तरफ लगाया ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए इसे एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दिशा के बिना बल का कोई मतलब ही नहीं है। और जब हम इसे नापते हैं तो इसकी मानक इकाई न्यूटन है, N से दिखाते हैं। एक और छोटी इकाई है डाइन, जो पुराने CGS सिस्टम में इस्तेमाल होती थी। इनके बीच का रिश्ता बस यूनिट बदलने जैसा है। 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। ठीक है, तो ये बल करता क्या क्या है? स्रोत में इसके 5 असर बताए गए हैं। क्या ये सिर्फ चीजों को चलाता है? चलाने के अलावा भी बहुत कुछ करता है। पहला, जैसा आपने कहा, ये रुकी हुई चीज को चला सकता है। दूसरा, इसका उल्टा, ये चलती हुई चीज को रोक सकता है। ठीक है, चलाना और रोकना। हाँ, तीसरा, ये चलती हुई चीज की रफ्तार बदल सकता है, उसे तेज या धीमा कर सकता है। चौथा, ये रफ्तार बदले बिना सिर्फ उसकी दिशा मोड़ सकता है। और पांचवा, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ये किसी चीज का आकार या उसकी शक्ल भी बदल सकता है। अच्छा, जैसे स्प्रिंग को खींचना या आटे को गूंथना। बिल्कुल वही। ठीक है। तो बल चीजों को सीधी लाइन में धकेलता है या खींचता है। पर दुनिया में ज्यादातर चीजें तो घूमती हैं, पहिए, दरवाजे, पंखे, यहां तक कि ग्रह भी। सीधी लाइन वाला फोर्स इन्हें कैसे घुमा सकता है? यहाँ कुछ और भी होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। उसका नाम है टॉर्क। अगर बल सीधी गति का कारण है तो टॉर्क घूर्णी गति मतलब घूमने का कारण है। स्रोत इसे बल का घूर्णी प्रभाव कहता है। इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। स्रोत में एक नट को रिंच से खोलने का उदाहरण है। मैं हमेशा देखता हूं कि मैकेनिक लंबे हैंडल वाले औजार इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या वो ज्यादा ताकतवर होते हैं? नहीं, वो ज्यादा टॉर्क पैदा करते हैं। टॉर्क का सीधा सा हिसाब है लगाया गया बल गुणा घूमने वाले बिंदु से बल की लंबवत दूरी। जब आप लंबा हैंडल इस्तेमाल करते हैं तो आप उस दूरी को बढ़ा देते हैं। नतीजा, आपको उतना ही घुमाव पैदा करने के लिए बहुत कम जोर लगाना पड़ता है।
यही टॉर्क का जादू है। अच्छा, तो मतलब कम मेहनत में ज्यादा काम? सिर्फ रिंच ही नहीं, हमारे शरीर की हर हरकत, क्या वो भी टॉर्क पर निर्भर करती होगी फिर तो? बिल्कुल। जब हम अपना हाथ उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डी पर एक बल लगाती हैं। वो बल कोहनी के जोड़ से कुछ दूरी पर लगता है, जिससे एक टॉर्क पैदा होता है और हमारा हाथ घूमता है। बायोमैकेनिक्स की पूरी फील्ड इसी पर आधारित है कि हमारा शरीर कैसे बल और टॉर्क का इस्तेमाल करता है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि टॉर्क की भी दिशा होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और एक नियम भी है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना जाता है। रुको, ये तो बस एक मनमानी बात लगती है। क्या फिजिक्स में सिर्फ मान लिया जाता है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है कि घड़ी की उल्टी दिशा पॉजिटिव क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये मनमाना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही एलिगेंट आइडिया है जिसे राइट हैंड रूल कहते हैं। आप इसे अभी करके देख सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को घड़ी की उल्टी दिशा में मोड़िए, जैसे आप कोई ढक्कन खोल रहे हो। आपका अंगूठा किधर इशारा कर रहा है? ऊपर की तरफ, बाहर की ओर। बिल्कुल। और भौतिकी में बाहर की ओर या ऊपर की ओर की दिशा को पारंपरिक रूप से पॉजिटिव जेड एक्सिस माना जाता है। अब अपनी उंगलियों को घड़ी की दिशा में मोड़िए, जैसे ढक्कन कस रहे हो। आपका अंगूठा अंदर की ओर इशारा करेगा, जो नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये 3D स्पेस में टॉर्क की असली दिशा बताने का एक तरीका है। कमाल है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज है, कपल। जी। सुनने में ये दोनों मतलब टॉर्क और कपल एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। स्रोत में कार के स्टीयरिंग व्हील का उदाहरण है। हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। टॉर्क एक अकेले बल से भी पैदा हो सकता है, जैसे आप दरवाजे को एक हाथ से धकेलते हैं। लेकिन कपल के लिए हमेशा दो बलों की जरूरत होती है, जो ताकत में बराबर हो पर दिशा में एकदम उल्टे। जब कोई ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील घुमाता है तो वो एक हाथ से ऊपर धकेलता है और दूसरे से उतना ही नीचे खींचता है। इसका नतीजा गाड़ी सिर्फ घूमती है, वो आगे पीछे नहीं होती। कपल का काम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध घूर्णन पैदा करना है, बिना किसी सीधी गति के। तो अगर बल चीजों को चलाते हैं और टॉर्क चीजों को घुमाते हैं, तो जब कोई चीज एकदम शांत और स्थिर है, तब क्या हो रहा होता है? मतलब संतुलन की स्थिति में? संतुलन या इक्विलिब्रियम की दो शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होना चाहिए। मतलब जितना बल दाईं ओर उतना ही बाईं ओर, जितना ऊपर उतना ही नीचे। इससे वस्तु सीधी रेखा में नहीं चलेगी। और दूसरी शर्त, वस्तु पर लगने वाला कुल टॉर्क भी शून्य होना चाहिए। यानी जितना टॉर्क उसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही टॉर्क उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और यहीं पर वो आघूर्ण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आता है ना? हाँ, स्रोत में एक सीसॉ वाला उदाहरण है, वो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। हाँ, वो इसी सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए सीसॉ के एक तरफ सेंटर से 2 मीटर दूर 30 किलो का एक बच्चा बैठा है और 1 मीटर दूर 50 किलो का दूसरा बच्चा बैठा है। ये दोनों मिलकर सीसॉ को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, सही है? अब सवाल ये है कि दूसरी तरफ एक 74 किलो के आदमी को कहाँ बैठना चाहिए ताकि सीसॉ संतुलित हो जाए? मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा। पहला बच्चा 30 गुणा 2 मतलब 60 यूनिट का टॉर्क और दूसरा 50 गुणा 1 यानी 50 यूनिट का, तो कुल क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ 110 यूनिट। शानदार। अब आदमी को ठीक इतना ही, यानी 110 यूनिट का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करना है। उसका वजन 74 किलो है, तो उसे सेंटर से कितनी दूर बैठना होगा? हमें 74 को किस संख्या से गुणा करें कि 110 आ जाए? 110 को 74 से भाग देंगे। ये लगभग 1.48 मीटर आएगा। तो आदमी को दूसरी तरफ सेंटर से लगभग 1.5 मीटर दूर बैठना होगा। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। बिल्कुल। और इसी संतुलन से एक और जरूरी विचार जुड़ा है, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम ये हिसाब लगा रहे थे तो हमने ये माना कि बच्चे का पूरा वजन एक बिंदु पर काम कर रहा है। वो काल्पनिक बिंदु जहां किसी वस्तु का सारा भार केंद्रित माना जा सकता है, वही उसका गुरुत्व केंद्र है। पर यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। स्रोत कहता है कि जरूरी नहीं कि गुरुत्व केंद्र हमेशा वस्तु के पदार्थ के अंदर ही हो।
क्या बात कर रहे हैं? मतलब गुरुत्व का केंद्र हवा में हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं किसी चीज को बैलेंस करना चाहूं तो मुझे उस खाली जगह पे सपोर्ट देना होगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक खोखली रिंग या चूड़ी का उदाहरण लीजिए। समरूपता के कारण उसका गुरुत्व केंद्र उसके ठीक बीच में होता है, जहां कोई पदार्थ ही नहीं है, सिर्फ हवा है। इसी तरह एक डोनट या एक बूमरैंग का गुरुत्व केंद्र भी उसके पदार्थ के बाहर होता है। और आपके सवाल का जवाब है हाँ। अगर आपको उस रिंग को एक उंगली पर संतुलित करना है, तो आपको अपनी उंगली उस काल्पनिक केंद्र के ठीक नीचे रखनी होगी, भले ही आप पदार्थ को न छू रहे हों। यही वजह है कि कुछ कलाबाज अजीब आकार की चीजों को भी बैलेंस कर लेते हैं। अविश्वसनीय। ठीक है, तो हमने सीधी रेखा की गति देख ली और अपनी जगह पर घूमना भी देख लिया। लेकिन तब क्या होता है जब कोई चीज चलती भी है और घूमती भी है? मतलब एक वृत्ताकार पथ पर गति, जिसे स्रोत में एक समान वृत्तीय गति कहा गया है। यहाँ एक विरोधाभास है। स्रोत कहता है कि इसमें वस्तु की चाल मतलब स्पीड स्थिर रहती है, फिर भी इसे त्वरित गति माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर 60 पर अटका हुआ है तो त्वरण कहाँ से आया? ये चाल और वेग के बीच के फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। चाल बस एक नंबर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक अदिश राशि है। लेकिन वेग में उस नंबर के साथ दिशा भी जुड़ी होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर। ये एक सदिश राशि है। जब आप एक गोल चक्कर पर अपनी गाड़ी 60 की स्थिर चाल से चला रहे होते हैं, तो आपकी दिशा हर पल बदल रही होती है। पहले आप पूर्व जा रहे थे, फिर उत्तर, फिर पश्चिम। और क्योंकि आपकी दिशा लगातार बदल रही है, इसका मतलब है कि आपका वेग लगातार बदल रहा है। और वेग में किसी भी तरह के बदलाव को ही हम त्वरण कहते हैं। अच्छा, तो दिशा का बदलना भी एक तरह का त्वरण है। और अगर त्वरण है, तो न्यूटन के नियम के हिसाब से कोई ना कोई बल भी होना चाहिए, सटीक। और वृत्तीय गति में ये बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। इसीलिए इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है केंद्र की ओर लगने वाला। ये वो बल है जो आपको सीधे जाने से रोकता है और आपको मोड़ पर बनाए रखता है। जब आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं, तो रस्सी का तनाव ही अभिकेंद्रीय बल है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल है। इसका एकमात्र काम दिशा बदलना है, चाल को नहीं। लेकिन एक मिनट, जब मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं जो तेजी से मुड़ती है, तो मुझे केंद्र की तरफ कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। मुझे तो बाहर की तरफ एक असली फोर्स महसूस होता है जो मुझे दरवाजे की तरफ धकेलता है। आप कह रही हैं कि वो फोर्स आभासी है, तो फिर मुझे धक्का कौन दे रहा है? ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। वो जो बाहर की तरफ धक्का आपको महसूस होता है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। और आप सही हैं, वो आपको बिल्कुल असली महसूस होता है। लेकिन वो एक वास्तविक बल नहीं है, बल्कि जड़त्व मतलब इनर्शिया का प्रभाव है। आपका शरीर सीधा जाना चाहता है, लेकिन कार जबरदस्ती मुड़ रही है, तो कार का दरवाजा आकर आपके शरीर को मोड़ने पर मजबूर करता है। आपको लगता है कि कोई आपको बाहर धकेल रहा है, जबकि असल में दरवाजा आपको अंदर की तरफ धकेल रहा है। अच्छा, वो अभिकेंद्रीय बल। हाँ, ताकि आप कार के साथ मुड़ सकें। तो ये बस नजरिए का फर्क है। जमीन पर खड़े व्यक्ति को देखेगा कि कार मुझ पर अंदर की ओर बल लगा रही है, और मुझे महसूस होगा कि कोई मुझे बाहर की ओर धकेल रहा है। बिल्कुल। अब केंद्रीय बल एक आभासी या छद्म बल है जो सिर्फ घूमने वाले फ्रेम के अंदर ही महसूस होता है। ये अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। ये दोनों बल अलग अलग चीजों पर लगते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। ये वही एहसास है जब आप बचपन में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठते थे और लगता था कि कोई आपको बाहर फेंक रहा है। वो आपको बाहर फेंकने वाला कोई असल में था ही नहीं, वो बस आपका शरीर था जो सीधा जाना चाहता था और झूला उसे जबरदस्ती मोड़ रहा था। तो हमने एक सरल बल की अवधारणा से शुरुआत की और वस्तुओं के घूमने, संतुलन और वृत्तीय गति के जटिल विज्ञान तक पहुंचे हैं। ये साफ है कि F=ma तो बस उस कहानी का पहला पन्ना है। पूरी किताब तो बहुत बड़ी है। मुख्य बात यही है कि बल कैसे, कहाँ और किस तरह से लगाया जाता है, ये तय करता है कि गति कैसी होगी। एक अकेला बल सीधी गति पैदा कर सकता है,
वही बल अगर किसी बिंदु से दूर लगाया जाए तो टॉर्क पैदा करके घूर्णन करा सकता है, और यदि वही बल लगातार अपनी दिशा बदलता रहे तो वो वृत्तीय गति पैदा कर सकता है। इन भेदों को समझना ही हमारे आसपास की भौतिक दुनिया को समझने की कुंजी है। इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया है। स्रोत में एक बहुत ही रोचक बिंदु का उल्लेख था। ये बताता है कि गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, आमतौर पर एक ही जगह पर होते हैं। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत बड़ा और असमान हो तो ये दोनों बिंदु अलग हो सकते हैं। तो इस पर सोचिएगा, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी विशाल वस्तु हो सकती है जो इतने बड़े और असमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अनुभव करे कि उसका कुल वजन एक बिंदु पर काम करे और उसका कुल द्रव्यमान किसी दूसरे बिंदु पर केंद्रित हो।